डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग B1 बैच के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके पहले भी एक लेक्चर हो रखा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है और इसके सिलेबस के डिटेल के बारे में भी आपको बताया गया है। और इसके अंदर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, IT एक्ट, ऐसे कई सारे अधिनियमों से सवाल आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या सवाल इसके अंदर हैं और क्या तरह की पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जामिनेशन में और क्या सवाल आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 की कौन सी धारा अभियोजन निदेशालय की स्थापना का प्रावधान करता है। अब देखिए, ये सारे सेक्शंस बहुत डिटेल में आपको क्लास में बताया जाएगा, जो आपके रेगुलर क्लास होंगे और ये 5 तारीख से क्लास शुरू हो रहे हैं। लेकिन अभी हम आपको जो क्वेश्चन आंसर है उसको समझा रहे हैं। इसमें अगर आप देखिएगा तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जो धारा 20 है उसके अंदर आपके डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन या अभियोजन निदेशालय बनाया जाता है। तो इसमें अगर आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के तहत आपराधिक अभियोजन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसको बनाया जाता है। ये CRPC के धारा 25 क के अंतर्गत रहता था, जिसका स्थान आपका धारा 20 ने लिया है। राज्य सरकारों को गंभीर दंड, ऐसे दंड जो 10 वर्ष से ऊपर के आपके दंड प्रावधान रख रहे हैं, उसके संबंध में ये बनाया जाता है। और इसको बनाने के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित किया जाता है। तो इसका संरचना अगर देखिएगा तो राज्य स्तर पे एक निदेशालय जिसमें एक अभियोजन निदेशक और आवश्यक उप निदेशक का पद बनाया जाता है। जिला स्तर पे अगर आप देखिएगा तो जिला निदेशालय जिसमें अभियोजन के उप सहायक निदेशक शामिल होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अभियोजन निदेशालय जो आपका होता है राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत काम करेगा और इसमें जो गंभीर दंड होते हैं 10 वर्ष से ऊपर, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से संबंधित प्रावधान अगर हैं तो उसके अंतर्गत इसको बनाया जाता है। फिर अब आप देख सकते हैं जो दूसरा प्रश्न है, whoever dishonestly receives or retains stolen property knowing or having reason to believe it is a stolen property can be punished under BNSS। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार जो कोई चोरी की हुई संपत्ति को जानबूझकर प्राप्त करता है या रखता है और यह जानकारी या विश्वास है कि यह संपत्ति चोरी की हुई है तो उसे क्या सजा मिलती है। इसमें अगर आप देखिएगा तो चोरी के लिए जो सजा आपकी इसमें निर्धारित की गई है 3 वर्ष तक का कैद या जुर्माना या दोनों। 10 वर्ष का प्रावधान नहीं है। 10 वर्ष का प्रावधान गंभीर आपराधिक मामलों में आपका होता है। केवल 5 वर्ष ये किसी में नहीं है, केवल जुर्माना ये भी नहीं है। ऑप्शन आपका ए होगा अगर आप देखिएगा तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत चोरी की गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने या अपने पास रखने का अपराध के अंतर्गत जो आपका बताया गया है वो धारा 317(2) के अंतर्गत आपका शामिल है। और इसमें दंड अगर आप देखिएगा तो दंड है 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास या जुर्माने या दोनों का प्रावधान आपका रखा गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो आपका यहां पे बताया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, स्टेशन डायरी, पंजाब पुलिस नियमों के तहत स्टेशन डायरी में निम्नलिखित जानकारी दर्ज होती है। किसी थाने पर ड्यूटी पर आने और जाने का समय सभी पंजीकृत पुलिस अधिकारियों के लिए, चाहे किसी भी रैंक के हो, इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल या अधीक्षक द्वारा सभी स्थायी आदेश, सभी घोषित अपराधियों की सूची, पंचायती निर्णय किए गए संज्ञानात्मक मामलों की सूची। तो अगर आप देखिएगा पुलिस डायरी में जनरली क्या लिखा जाता है, किसी थाने पर ड्यूटी पर आने और जाने का समय सभी पंजीकृत पुलिस अधिकारियों के लिए, चाहे वो किसी भी पद पे आपके आसीन हो। तो ये ऑप्शन आपका होगा जो ए आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें लीन क्रिएशन इन साइबर फ्रॉड रेफर्स, साइबर धोखाधड़ी में लीन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। साइबर धोखाधड़ी, देखिए सवाल आसान लगते हैं लेकिन कई सारे जो अभ्यर्थी पिछले साल भी ऐसे सवालों को गलत किए। तो इसका आंसर क्या होगा, सक्षम प्राधिकरण के आदेश से। तो जनरली इसमें केवल व्यक्तिगत सहमति, बैंक से स्वतः कोई दस्तावेजीकरण नहीं आंसर होगा।
कोई सक्षम प्राधिकरण के आदेश से होगा। जनरली अगर किसी ने साइबर धोखाधड़ी किया है और किसी के खाते में अपने पैसा लिया है किसी से, तो ये किसी सक्षम अधिकारी या न्यायालय के द्वारा आदेश होता है कि उसका जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया जाए और वो पैसा उस अकाउंट से नहीं निकाल सकता। तो इसमें क्या होता है, साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में जब किसी संदिग्ध बैंक खाते में मौजूदा राशि को फ्रीज या ब्लॉक करना होता है तो उसे लीन मार्क करना कहते हैं। इसके लिए कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकरण जैसे कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी या अदालत द्वारा जारी एक औपचारिक आदेश की आवश्यकता होती है। बिना आधिकारिक निर्देश के बैंक किसी खाते पर लीन नहीं लगा सकता है। तो ये आपका आंसर होगा जो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, अपने नाम को बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे लिखता है। इस इंडोर्समेंट का प्रभाव यह है कि बिल पर अधिकार उस किसी भी व्यक्ति को स्थानांतरित हो जाता है जो उसका वैध धारक बन सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत इंडोर्समेंट क्या है? तो अगर आप देखिएगा कि भारतीय न्याय संहिता में इंडोर्समेंट क्या है, मूल्यवान सुरक्षा, धोखाधड़ी, कृत्य, गबन, धोखाधड़ी। तो अगर इसमें देखिएगा तो जब कोई व्यक्ति किसी बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना हस्ताक्षर करता है तो जिस भी व्यक्ति को ये बिल ऑफ एक्सचेंज देगा उसको ये अधिकार देता है कि वह इसका उपयोग कर सके। तो ये मूल्यवान सुरक्षा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में आपका काम करता है। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो एक मूल्यवान प्रतिभूति एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी कानूनी अधिकार को उत्पन्न करता है, स्थानांतरित करता है, प्रतिबंधित करता है या समाप्त करता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और जिसको समर्पित किया जाएगा उसको यह अधिकार देता है कि वो इसका उपयोग कर सके। कानूनी संदर्भ बीएनएस और पहले आईपीसी की धारा 30 में एक विनिमय पत्र को एक मूल्यवान प्रतिभूति माना जाता है क्योंकि यह एक वित्तीय दावे का प्रतिनिधित्व करता है। समर्थन का कार्य, जब ए बिल के पीछे हस्ताक्षर करता है रिक्त या पूर्ण समर्थन, तो वह एक ऐसा कार्य कर रहा है जो बिल में उल्लिखित धन प्राप्त करने के कानूनी अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित करता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आप साइन करके किसी को देते हैं तो जिस भी व्यक्ति को दिया जाएगा उसको एक कानूनी अधिकार मिलता है कि वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज का उपयोग कर सके। अगला आप देखिएगा, और इसको वैल्यूएबल आपके सिक्योरिटी के रूप में, मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में माना जाएगा। Which Indian mission successfully made a soft landing near the moon south pole in 2023? बड़ा आसान जीके का क्वेश्चन है। 2023 में सॉफ्ट लैंडिंग किस आपके एक तरह से कहा जाएगा कि इंडियन मिशन के अंतर्गत हुआ? तो ये चंद्रयान 3 था जिसके अंतर्गत 23 अगस्त 2023 को जो आपके दक्षिणी ध्रुव है उसके पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया गया। फिर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति सार्वजनिक वेबसाइट पर अश्लील वीडियो अपलोड करता है, उसने कौन सा अपराध किया है? गोपनीयता का उल्लंघन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री का प्रसारण, प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी, फिशिंग का प्रयास। इसमें अगर आप देखिएगा तो क्या ऑप्शन आपका होगा? इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री का प्रसारण करने का प्रयास किया गया, ये आपका अपराध है। फिर गोपनीयता का उल्लंघन जरूर होगा लेकिन ये मुख्य आपका यहां पे अपराध नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री का प्रसारण आपका होगा। और ये जो ऑप्शंस हैं चीटिंग बाय इंपर्सनेशन, फिशिंग अटेम्प्ट, ये दोनों आपका नहीं होगा। ठीक है, चीटिंग बाय इंपर्सनेशन, प्रतिरूपण के द्वारा आप बहरूपिया बन के किसी और का आप ए हैं बी दिखा रहे हैं तो इसको आप कह सकते हैं कि चीटिंग बाय इंपर्सनेशन है। अगला आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस आर मेंशन्ड इन विच चैप्टर? पुलिस की निवारक कार्रवाइयां किस अध्याय में दी गई हैं? इसमें अगर आप देखिएगा चैप्टर 11 में आपका दिया गया है। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत ये आपका चैप्टर 11 में आपका दिया गया है। पुलिस के निवारक कार्रवाइयों से संबंधित आपका ये प्रावधान है। अगला देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 5 में प्रावधान निवित हैं। प्रोविजन रिलेटिंग टू अरेस्ट ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान,
प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोसेस टू कंपेल अपेरेंस, उपस्थित के लिए बाध्य करने की प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान। प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के प्रस्तुतिकरण के लिए बाध्य करने की प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान। प्रोविजन रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड पीस, लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने से संबंधित प्रावधान। अगर सही उत्तर इसका देखिएगा तो इसका ऑप्शन होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो 5वां अध्याय है वो प्रोविजन रिलेटिंग टू अरेस्ट ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित आपका बात कहता है। इसमें व्यक्तियों को बीएनएसएस के अंदर किस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है, और ये धारा 35 से लेकर 62 तक इसमें बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2 पर्सन प्लान टू कमिट रॉबरी बट डू नॉट एग्जीक्यूट द प्लान अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023, व्हाट इज द लायबिलिटी। 2 लोग चोरी डकैती करने की योजना बनाते हैं लेकिन इस पे कोई कार्य नहीं करते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत क्या जिम्मेदारी है। तो अगर आप देखिएगा कोई अपराध नहीं हुआ, ऐसा नहीं, अपराध का षड्यंत्र आप कर रहे हैं, अपराध भले ना हो। दूसरा ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र का अपराध। ओनली सिविल लायबिलिटी, केवल नागरिक जिम्मेदारी। पनिशेबल इफ प्रॉपर्टी इज स्टोलन, दंडनीय यदि संपत्ति चोरी हो जाए। इसमें ऑप्शन होगा ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह का अपराध है, आपराधिक षड्यंत्र का अपराध है, जिसमें आप भले अपराध नहीं किए हो लेकिन अपराध को करने के लिए जो षड्यंत्र किए हैं उसके अंतर्गत भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, इसी के बेसिस पे बड़े सारे एमसीक्यू आपके तैयार किए गए हैं और वो आपको टेस्ट सीरीज में लगवाया जाएगा और इसके मेंस के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके एक्सप्लेनेशन भी दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल भी होगा, साथ ही साथ में सारे जो बीएनएस है, बीएनएसएस है, जो आईपीसी के आपके जो देखा जाएगा कि धाराएं हैं, भारतीय न्याय संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या पंजाब पुलिस डायरी से रिलेटेड जो प्रावधान है, उन सबों को बड़े डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करवाया जाएगा और ये सुनिश्चित करवाया जाएगा कि आप अगर फिजिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो मेंस जो आपका रिटर्न आएगा 110 नंबर का, उसको 101% आप क्वालिफाई करें। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।